हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेट पाठशाला। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्निंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में वो कहाँ पर हैं, कैसे इस्टेब्लिश किए गए हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड हैं। तो भारत में 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में पास हुआ था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन प्रोवाइड की गई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। उससे पहले जो संविधान का आर्टिकल 40 है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में लोकेटेड है, वो बात कर रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स विल एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स इन देयर ओन वे, यानी कि स्टेट्स की विल और कैपेसिटी पर छोड़ दिया गया था कि वो अपने यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करें। लेकिन 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट ये सब स्टेट्स को बाइंड करता है कि यू हैव टू एस्टैब्लिश लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस एट देयर होम। ठीक है, तो अब यहाँ पे विलिंगनेस पे डिपेंड नहीं करता, ये बाइंड कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली कि भाई आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। जो लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस वाला जो चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यूजीसी नेट में भी आते हैं, स्टेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली कहाँ से होते हैं, एक तो कमेटीज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइक हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में या फिर इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी डिस्कस किया था, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई है, मेन रिकमेंडेशन क्या है। तो ये इस इमेज में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी भी प्रोवाइड बन सकती है इन कमेटीज की। बलवंत राय कमेटी 1957 में आ रही है, अशोक मेहता कमेटी 78 में आ रही है, और राव कमेटी 85 में, LMV सिंघवी कमेटी 86 में आ रही है। ठीक है, तो इन कमेटीज के ईयर हमें पता होना चाहिए। साथ में जो मेजर रिकमेंडेशन थी वो क्या थी, तो बलवंत राय मेहता जो कमेटी फर्स्ट फॉर्म की गई थी, नेहरू जी के द्वारा इस कमेटी को फॉर्म किया था, तो ये 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही है। ठीक है, कि स्टेट्स को 3 लेवल पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की एस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए। उसके बाद जो अशोक मेहता कमेटी है ये 2 टायर स्ट्रक्चर्स की बात कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात कर रही है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन जो GV राव कमेटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए जाएंगे उसको स्ट्रेंथन करने की बात कर रही है। वहीं LMV सिंघवी कमेटी वाज द फर्स्ट कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात कर रही है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कमेटीज हैं जो एस्टेब्लिश कर रही हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन प्रस्तुत कर रही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट हमारे लिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बाद जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है ये आता है इसके कंटेक्स्ट में 1992 में। बेसिकली जो इस टाइम पे PV नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गया 1992 में, और इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक पार्ट इंसर्ट किया गया जिसको पार्ट 9 बोला जाता है, आर्टिकल 243 टू 243O, यानी कि यहाँ पे 243 से लेके 243O तक। ठीक है, आर्टिकल्स ऐड किए गए। भारतीय संविधान में एक नया पार्ट भी ऐड किया जा रहा है, पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट 11, 11th शेड्यूल थी पार्ट 9, और जो शेड्यूल ऐड की गई थी वो 11 शेड्यूल ऐड की गई थी, 11 शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, जो 11th शेड्यूल थी वहाँ पर 29 सब्जेक्ट मेंशन किए गए थे। ठीक है, जिस पर जो कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया था वो लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, और ये एक्ट जो फोर्स में आता है वो 24 अप्रैल 1993 को आता है। इस दिन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डे भी सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल लेवल पर भारत में। ठीक है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कौन कौन सा पार्ट शेड्यूल यहाँ पर ऐड की गई 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उसके बाद हम बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो ये बात करता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन रूरल एरिया। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट डील करता है रूरल एरिया से। 74th जो अमेंडमेंट एक्ट है वो अर्बन एरियाज की
रूलिंग्स की उसकी रूल्स की बात कर रहा है, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस की बात की गई, हर 5 साल के बाद रेगुलर इलेक्शंस कराए जाएंगे। साथ में ये प्रोविजंस किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि जितने भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स को 73rd अमेंडमेंट एक्ट के कंटेक्स्ट में अपने यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को इवोल्व करना है विद इन 1 ईयर, यानी कि यहाँ पे टाइम लिमिट स्पेसिफाई कर दी कि भाई 1 साल के अंदर आपको इन गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को इवोल्व करना है। आपके यहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है यहाँ से रिलेटेड उन लॉज को आप 1 ईयर के अंदर जो 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट है उसकी लाइन में लेके आओगे, उसके प्रोविजंस को अडहर करोगे। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है ये बेसिकली 2 तरह के प्रोविजंस की बात करता है। एक तो कंपलसरी प्रोविजन है, यहाँ पे कुछ तो ऐसे प्रोविजन है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो सभी स्टेट्स को मानने पड़ते हैं। कुछ यहाँ पर ऑप्शनल प्रोविजन है, ठीक है, वो स्टेट्स की विल एंड कैपेसिटी पर छोड़ दिया गया है कि आप चाहो तो उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप नहीं चाहो तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो कंपलसरी प्रोविजंस है हम डिटेल में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं। एक बार यूपीएससी में भी आया था ये क्वेश्चन, 2015 वाला जो एग्जाम था, काफ़ी पुराना एग्जाम था। ठीक है, तब ये क्वेश्चन आया था कि जो ये है कंपलसरी प्रोविजंस कौन से हैं और ऑप्शनल प्रोविजंस कौन से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, 4th स्टेटमेंट वहाँ पे दी हुई थी। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैंने लेटर ऑन इंक्लूड किया है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो रेगुलर इलेक्शंस की बात की गई 5 साल के लिए, हर 5 साल के बाद यहाँ पर रेगुलर इलेक्शन होंगे। रेगुलर इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन रेगुलर इलेक्शन कराएगा और स्टेट इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हो रही है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अर्लियर क्या था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन को क्रिएट किया गया है। साथ में ये बात करता है रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड विमेन। ठीक है, SC ST को जो रिजर्वेशन मिलेगा, SC ST को जो रिजर्वेशन मिलेगा वो उनकी पॉपुलेशन के रेशियो में, पॉपुलेशन। ठीक है, जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है, जैसे हरियाणा जो स्टेट है वहाँ पे ST पॉपुलेशन नहीं है तो ST को यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर SC पॉपुलेशन है तो SC पॉपुलेशन को यहाँ पर रिजर्वेशन मिला हुआ है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन जो विमेन है, विमेन के कंटेक्स्ट में जो रिजर्वेशन है वो पॉपुलेशन के आधार पर नहीं है। यहाँ पर कंपल्सरी 1/3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर रखी हैं विमेंस के लिए। ठीक है, एट ऑल लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सभी लेवल्स पर 1/3 सीट्स रिजर्व है विमेंस के लिए। कुछ जो स्टेट्स हैं लाइक ये है राजस्थान है, वहाँ पे 50% सीट्स को रिजर्व किया गया है लेटर ऑन। ठीक है, लेकिन मिनिमम 1/3 सीट्स तो आपको रिजर्व करनी पड़ेंगी महिलाओं के लिए। उससे ज़्यादा अगर आपकी श्रद्धा है तो आप कर सकते हो, आप पर डिपेंड करेगा, वो फोर्स नहीं किया गया, 1/3 किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट करने के लिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो इस तरह के कानून बनाएंगी जिससे कि जो पंचायत है उनका एम्पावरमेंट हो सके, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इनहेंस हो सके। इस तरह के प्रोविजंस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, और ये इनका जो उद्देश्य है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना इंडिया में। ठीक है, 3 टायर स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया बेसिकली। ठीक है, तो जो लोवेस्ट लेवल है ग्राम पंचायत है, लोवेस्ट लेवल पर, सबसे निचले स्तर पर। ठीक है, और पंचायत समिति है इंटरमीडिएट या ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जिला परिषद हाईएस्ट लेवल पर है, यहाँ पर हाईएस्ट लेवल। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, लेकिन जो फाउंडेशन है ग्रास रूट डेमोक्रेसी की वो है ग्राम सभा, फाउंडेशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 3 लेवल एग्जिस्ट करते हैं लोकल सेल्फ गवर्निंग स्ट्रक्चर के अंतर्गत।
देखो यहाँ पर डेफिनेशन दी है 243 के तहत, उसके बाद 243A जो है ग्राम सभा। ये जो है जो ग्राम सभा है, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही रेलेवेंट इमेज है। प्रॉब्लम है यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन है 243 के तहत, उसके बाद 243A जो है ग्राम सभा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये स्लाइड हमारे लिए, और जैसे कि मैचिंग क्वेश्चन आया भी हुआ है 2016 का जो यूजीसी का एग्ज़ाम था नेट का। ठीक है, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं लेटर ऑन आपको शो करूँगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये है, इसमें 243A के तहत ग्राम सभा को डिफाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे ग्राम सभा है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर, पंचायत की बात की गई आर्टिकल 243B में। उसके बाद 243 कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पहले कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके बाद कंपोजिशन है। तो यू कैन मेमोराइज द थिंग्स, यहाँ पर मेमोराइजेशन इम्पोर्टेंट है। हाँ जी बोलिए, क्या इशू है आपका? थोड़ा सा है नेटवर्क इशू मेरी साइड से, कल से मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। गलघोटिया यूनिवर्सिटी। मैचिंग क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई 243B में, पहले आप इसको ऐसे मेमोराइज करना है। यहाँ पे एक ट्रिक वी हैव टू इवॉल्व। सबसे पहले तो बेसिक यूनिट क्या है, ग्राम सभा बेसिक यूनिट है, तो सबसे पहले उसी में बात की जाएगी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा पंचायतों का, पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन 243B में किया गया है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, उसके बाद कंपोजिशन करनी पड़ेगी पंचायत की। ठीक है, तो कंपोजिशन की गई है 243C में, कंपोजिशन भी कर दी गई। अब कंपोजिशन के साथ रिक्वायरमेंट है कि रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया 243D में। ठीक है, रिजर्वेशन किसके लिए है? SC के लिए है, ST के लिए है, एंड वुमेन्स के लिए है। एक बार ये क्वेश्चन आया था, UPSC में आया था। ठीक है, कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो OBC हैं, OBC, क्या उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड, उनको कंपलसरी प्रोविजंस के तहत रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत था, ये UPSC में 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि जो OBC है उनको कंपलसरी प्रोविजंस के तहत रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन था, रॉन्ग ऑप्शन था वहाँ पर, क्योंकि जो OBC को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है वो कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल प्रोविजंस पे है, कि अगर स्टेट चाहें तो वो OBC क्लास को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं था। ओके, तो थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इशू। देन तो रिजर्वेशन दे दिया। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ड्यूरेशन की बात की गई है ई में 5 है, आप इसको ऐसे मेमोराइज कर सकते हो, E5, ई जो है इंग्लिश लेटर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल की ड्यूरेशन की बात की गई है, तो इस तरह आप इसको मेमोराइज कर सकते हो कि भाई ई में ड्यूरेशन की बात की गई है। अब ड्यूरेशन के बाद जो फिश या फाउल, ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिस्क्वालिफिकेशंस की बात की गई है यहाँ पे फिश फाउल, अगर फाउल हो जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हो कि यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशंस है। उसके बाद 243G जो है पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, 243G, और H जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। ओके, और नेक्स्ट आई जो बात कर रहा है, आई स्टेट फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस वाले दोनों जो प्रोविजंस है साथ साथ है HI, आप मेमोराइज कर सकते हो, अपने टर्मिनोलॉजी यहाँ पर क्वाइन कर सकते हो, स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ आप इनको अटैच कर सकते हो। उसके बाद ऑडिट की बात की गई है 243J में। उसके बाद 243K जो बात करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के, K11, ठीक है, 11 लेटर होता है ना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्शंस की बात की गई है,
इलेक्शन करते पॉलिटिशियंस 9-2-11 हो जाते हैं ना फील्ड से, वहाँ आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो इसको कि जो पॉलिटिशियंस है वो फील्ड से या जो भी उनका क्षेत्र होता है, कंस्टिट्यूएंसी होती है, उसमें दिखाई नहीं देते इलेक्शन के बाद, तो आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हो, ये मेरी ट्रिक है। ओके, उसके बाद 243L टू 243O, यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज और एक्सेप्शंस की बात की गई है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं और जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरिया है या जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पर इन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। साथ में जो कोर्ट है उनको बार किया गया है कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसमें किन स्थितियों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हाँ, कंपल्सरी प्रोविजंस की बात कर रहे हैं कि जो 73rd एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है, उसके कंपल्सरी प्रोविजंस क्या है। तो ग्राम सभा को क्रिएट करना कंपल्सरी था। उसके बाद 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को क्रिएट करना भी बिल्कुल कंपल्सरी था कि 3 सत्रों पे होना चाहिए। यहाँ पर एक्सेप्शन है एक कि जिन स्टेट्स की 20 लाख से पॉपुलेशन कम थी वो 2 लेवल पर भी 2 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट कर सकते हैं। उनके लिए आवश्यक नहीं था कि वो 3 लेवल पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करें। फिर डायरेक्ट इलेक्शन होगा तीनों के लेवल पर। यहाँ पर 3 टायर्स पर डायरेक्ट इलेक्शंस होगा सभी सीट्स के लिए, ठीक है, ऑल सीट्स के लिए। लेकिन जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन जिला परिषद लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर जो भी ये हैं, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो चेयरपर्सन है उनका जो मैनर है, उनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट तरीके से होगा। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। और पंचायत है जो लोएस्ट इकाई है यहाँ पर, ठीक है, उसके चेयरपर्सन का जो इलेक्शन होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पर डिसाइड करेगी। ये ऑप्शनल प्रोविजंस के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट इलेक्शन होगा सभी सीट्स के लिए, ये है कंपल्सरी प्रोविजन। उसके बाद रिजर्वेशन वाला जो इशू है वो भी कंपल्सरी है। 5 साल की टर्म होगी वो भी कंपल्सरी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्रिएट करना भी कंपल्सरी है। उसके बाद जो फाइनेंस कमीशन है उसको भी हर 5 साल के बाद क्रिएट किया जाएगा, तो ये भी यहाँ पर कंपल्सरी प्रोविजन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑप्शनल प्रोविजन क्या है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो यहाँ पर रिजर्वेशन किया गया है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, देखो मैंने बताया था ओबीसी के लिए रिजर्वेशन करना स्टेट की विल एंड कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। स्टेट्स विलिंगनेस है यहाँ पर कि आप प्रोवाइड भी कर सकते हो और आप प्रोवाइड नहीं भी कर सकते हो। उसके बाद फाइनेंशियल पावर्स टू पंचायत, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन को कंपल्सरी क्रिएट करेंगे। और स्टेट फाइनेंस कमीशन जिस तरह के रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा उस रिकमेंडेशन को गवर्नर रिपोर्ट के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में प्रस्तुत करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, और वहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पंचायतों को उनके सेल्फ गवर्नेंस में एम्पावर करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है। और किस तरह की टैक्सिंग पावर प्रोवाइड की जाएगी ये भी स्टेट इलेक्शन, ये भी ऑप्शनल प्रोविजंस के तहत इंक्लूड किया गया है। ठीक है, यानी कि किस तरह की पावर्स दी जाएंगी, जिस तरह की जो लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है वो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन के रूप में एम्पावर होकर काम कर सके, डिपेंड करेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सेप्शन टू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ये बेसिकली जो एक्सेप्शन है यहाँ पर वो है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये जो स्टेट है, साथ में आसाम भी है। ठीक है, ये वे स्टेट है जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज। ठीक है, शायद इसमें आसाम में 3 है, मेघालय में, मिजोरम में, और इसमें नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे ट्राइबल एरियाज हैं। तो इन एरियाज में जो ये है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और शेड्यूल्ड एरिया जहाँ पे हैं और ट्राइबल्स एरियाज, ये 6 शेड्यूल वाले तो यही हो गए। ठीक है, जो शेड्यूल्ड एरिया है 10 स्टेट्स में, 10 स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरिया है एज 2019 के डाटा के अनुसार। ठीक है, अभी रिवाइज नहीं हुआ है। तो जैसे कि ये है कौन कौन से स्टेट हैं, जैसे राजस्थान में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में,
और भाई आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, ठीक है, और एमपी में है, और एमपी के साथ छत्तीसगढ़ में भी है, और झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, तो इन जो स्टेट्स में है 2, 4, 6 और 1 मोर लेफ्ट, एक स्टेट और रह गया, कौन सा रह गया भाई? देखो, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साथ में, ये 3, हाँ, हिमाचल प्रदेश, HP। ठीक है, तो इन जो स्टेट है, इन स्टेट्स में क्या है, वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, और इसके साथ ही जो मणिपुर का हिली एरिया है, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है वेस्ट बंगाल में, उसमें भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और जो पार्लियामेंट ने क्या किया है, पार्लियामेंट ने लेटर ऑन इनेक्ट किया है पेसा एक्ट, ये पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 में। ठीक है, जो शेड्यूल्ड एरिया 10 स्टेट्स में, उसमें ये कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ लेटर ऑन एप्लीकेबल कर दिया है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि शेड्यूल्ड एरियाज में किस टाइम पे, किस ईयर में ये इम्प्लीमेंट किया गया है, NTA के द्वारा पूछा गया है ये एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद जो पेसा एक्ट है, देखो इसको फिर थोड़ा डिटेल से कर लेते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में PPT बनाई हुई है आज। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सटेंशन कर रहा है शेड्यूल्ड एरियाज में। इसके तहत जो रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, उनको स्पेशल रिकॉग्निशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ग्राम सभा को एम्पावर्ड किया गया है कि जो लोकल रिसोर्सेज हैं, कस्टम्स है, उसके मामले में जो ग्राम सभा वो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो डिसीजन ले सकती है, सुप्रीम अथॉरिटी। तो इसके तहत ये 9th ए पार्ट ऐड किया गया है, जिसके तहत 243P2 243ZG प्रोविजंस को ऐड किया गया है। 12th शेड्यूल भी ऐड की गई है, जिसके अंतर्गत 18 सब्जेक्ट हैं। देखो 11th शेड्यूल के अंतर्गत 29 सब्जेक्ट थे और 12th शेड्यूल के अंतर्गत 18 सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंतर्गत जो अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। ये जो आर्टिकल है ये 1 जून 1993 को एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये डेट भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, एक बार ये RPSC के एग्जाम में पूछी गई थी, RPSC, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में, कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो किस तारीख को ऑपरेशनलाइज हो रहे हैं, कम इनटू फोर्स में आ रहे हैं, और जो अर्बन एरियाज में है वो कब 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट किस डेट को एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है एक दिन, तो आप इसको डेट को मेमोराइज करना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो बेसिकली अर्बन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, इलेक्टेड अर्बन लोकल बॉडीज क्रिएट करता है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन और अर्बन प्लानिंग को स्ट्रेंथन करता है, रेगुलर इलेक्शन है, रिजर्वेशन है वीकर सेक्शंस के लिए, SC ST के लिए और वुमेन्स के लिए यहाँ पर भी। ठीक है, और कुछ स्टेट्स में जो पार्टीज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट भी है लोकल लेवल पर जो इलेक्शंस होते हैं, लाइक जैसे हरियाणा है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे आर इन्वॉल्व इन द लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते हैं अर्बन एरियाज में उसके लेवल पर, ठीक है। तो टाइप ऑफ अर्बन लोकल जो गवर्नमेंट्स क्रिएट की गई हैं वो यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, 8 टाइप की हैं, डिफरेंट है। यहाँ पर एरिया के अकॉर्डिंग जो डिवीजन की गई है वो एरिया कितना बड़ा है, पॉपुलेशन, ठीक है, और यहाँ पर जो डेवलपमेंट का लेवल है वो क्या है, ठीक है। तो इन कैटेगरीज के आधार पर डिफरेंट क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे जो लार्जेस्ट है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड है, टाउनशिप बोर्ड, ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पज एजेंसीज। तो इन एजेंसीज इनको क्रिएट किया गया है। तो डिटेल में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लार्ज सिटीज़ में एग्जिस्ट करती है, लाइक जो मुंबई है दैट इज़ आल्सो मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, दिल्ली में भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है यहाँ पर मेयर हेड करता है और म्यूनसिपल कमिश्नर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है, मैचिंग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है यहाँ पे, जैसे सैनिटेशन से रिलेटेड फंक्शन है, वाटर सप्लाई है, रोड्स हैं, ठीक है। और ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके द्वारा इनको क्रिएट किया गया है। बेसिकली जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है उसने पावर प्रोवाइड किया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को कि अपने यहाँ पर आप अर्बन एरियाज़ में लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को इवॉल्व करने के लिए लेजिस्लेशन लेके आओ। तो उसी की दिशा में जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स है, स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो ये इशू आपने यहाँ पर लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने इवॉल्व किया है। तो स्टेट्स ने इवॉल्व किया है, ना कि डायरेक्टली 74th अमेंडमेंट एक्ट ने इनको इवॉल्व किया है, ठीक है। के बाद जो म्यूनसिपैलिटीज़ है, तो म्यूनसिपैलिटीज़ स्मॉलर अर्बन एरियाज़ में क्रिएट की जाती है इन कंपैरिजन टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक हेल्थ है, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए, और मेंबर्स यहाँ पर इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं रेजिडेंट्स के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट इसको हेड करता है डिफरेंट स्टेट में। उसके बाद हम बात करते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी। तो ये भी फास्ट डेवलपिंग, जो एरिया जल्दी से डेवलप हो रहा है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर जो रूरल फीचर्स हैं वो जा रहे हैं, ठीक है, और जो अर्बन फीचर्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो इस तरह के एरियाज में, इस ट्रांजिशनल जो एरियाज होते हैं बेसिकली, वहाँ पर इसको क्रिएट किया जाता है। स्मॉल टाउन्स में काम करती है, मेंबर्स में भी पार्टली नॉमिनेटेड, ठीक है। कुछ मेंबर्स को यहाँ पे पार्टली नॉमिनेट किया जाता है, कुछ पार्टली इलेक्टेड होते हैं। Yes, Indrajit, you can have detailed study material on my Telegram channel. I will share the link of this Telegram channel at the end of this video. नेक्स्ट है जो ये नोटिफाइड एरिया कमेटी है, म्यूनसिपल फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। उसके बाद है कंटोनमेंट बोर्ड और टाउनशिप। बेसिकली जो आर्मी एरियाज होते हैं, मिलिट्री एरियाज होते हैं, उनके लिए कंटोनमेंट बोर्ड को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये कार्य करते हैं, ना कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंतर्गत ये काम नहीं करते। टाउनशिप आर डिवोटेड बाय द लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेज, और जैसे ये PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है लार्ज वाले, तो वहाँ पर भी टाउनशिप को डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। और वहाँ पे वो पर्टिकुलर जो PSU होगी वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करेगी, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, फुल्ली इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पज एजेंसीज जो हैं, बेसिकली जो पोर्ट एरियाज होते हैं लार्ज सिटी में, जैसे ये विशाखापट्टनम है, और भाई कलकत्ता भी एक पोर्ट है। कलकत्ता तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, बड़ी सिटी है। इसके अलावा जो छोटे सिटीज हैं जहाँ पर पोर्ट एग्जिस्ट करती हैं, तो उन एरियाज में और पोर्ट से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो इनर सिटीज़ डेवलप की जाती हैं, उनमें भी स्पेशल पर्पज एजेंसीज के तहत लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, जो डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में,
ठीक है, ये अर्बन प्लानिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, इनका भी स्पेशल जो बेसिक पर्पज है वो क्या है, पार्टिसिपेटरी गवर्निंग सिस्टम को इंश्योर करना, लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना और लोकल लेवल पर डेवलपमेंट इंश्योर करना, अर्बन डेवलपमेंट इंश्योर करना। ठीक है, लोकल लेवल पर। उसके बाद नेक्स्ट जो है, तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, यहाँ पर भी मैचिंग क्वेश्चन आ सकता है, मैचिंग क्वेश्चन ये अगेन इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 243 जो पी बात करता है, डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है अर्बन लोकल बॉडीज की। उसके बाद सबसे पहले उसी सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके बाद उसकी कंपोजिशन आती है। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर किया हुआ है। फिर एस में डिफाइन किया हुआ वार्ड्स कमेटी को, वार्ड्स कमेटी को डिफाइन किया गया है एस में। और टी में डिफाइन किया गया है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि सीट्स रिजर्व कर दी गई है किसके लिए, जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वहाँ पर एससी के लिए, एसटीज़ के लिए। एसटीज़ तो कहाँ आएंगे बेचारे, लेकिन फिर भी, और जो विमेंस हैं उनके लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। फिर ड्यूरेशन, या वहाँ पर ड्यूरेशन कहाँ उसमें थी, ई में ड्यूरेशन थी 243 ई में, यहाँ पर यू में ड्यूरेशन है, तो ई यू में आप कह सकते हैं कि ड्यूरेशन बताई गई है। ये जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके टेन्योर कितनी होगी। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन, वहाँ पे एफ में डिस्क्वालिफिकेशन थी, यहाँ पर वी में डिस्क्वालिफिकेशन है कि किस टाइम पे किस कारण से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो बंदे गवर्निंग पोजीशन में होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यहाँ पर फिर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई है 243 डब्ल्यू में, और 243 एक्स और जी जेड से रिलेटेड जो है वो स्टेट फाइनेंस और इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अथॉरिटी की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग अथॉरिटी की बात करते हैं, और कोर्ट्स के इंटरफेरेंस को यहाँ पर भी बाहर किया गया है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, इसमें कुछ और भी है, जैसे एक्स में है कि किन इश्यूज पर जो है टैक्स इम्पोज किया जा सकता है, वाई में फाइनेंस कमीशन है, जेड ए में इलेक्शंस हैं। ठीक है, उसमें 11 में थे, यहाँ पर 11 में स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट किया गया था, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वही इन फंक्शंस को देखेगा। उसके बाद जेड डी में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यूपीएससी में आया था। ठीक है, कि कौन से प्रोविजंस के तहत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को क्रिएट किया गया है। ठीक है, उसके बाद जेड ई जो है उसमें मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी को क्रिएट किया गया है, और जेड जी जो है उसमें कोर्ट्स के इंटरफेरेंस को बाहर किया गया है। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं करते, वहाँ पर रिस्पेक्टिव जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका ज्यूरिसडिक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कंपल्सरी प्रोविजंस कौन से हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो 3 टाइप की म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की गई है, 3 टाइप्स की। रेगुलर इलेक्शन होंगे 5 साल के बाद, रिजर्वेशन है विमेन, और उसको कंपल्सरी प्रोविजन है वही स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, और डिस्ट्रिक्ट एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है वो भी कंपल्सरी प्रोविजंस के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑप्शनल प्रोविजंस क्या है 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो यहाँ पर वही बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन ऑप्शनल है, और टैक्सेशन की जो पावर है वो दी गई है म्यूनसिपैलिटीज़ को ऑप्शनल वे में। स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं उन पर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से टैक्सेस वो म्यूनसिपैलिटीज़ को असाइन करती हैं और किस तरह के फंक्शंस म्यूनसिपैलिटीज़ को परफॉर्म करने हैं, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी। यानी कि स्टेट टू स्टेट ये जो प्रोविजंस हैं वेरी करते हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं ये प्रोविजंस, हर एक स्टेट में सेम फंक्शंस परफॉर्म नहीं की जाते म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट जो है 11th जो शेड्यूल है वो बात करती है सब्जेक्ट्स ऑफ पंचायत। ठीक है, तो पंचायत के 11th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं 29 हैं। ठीक है, तो इसमें एग्रीकल्चर है, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से विषय 11th शेड्यूल्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेगेटिव वे में पूछा जाता, पार्ट हैं और पार्ट नहीं है।
ठीक है। तो एग्रीकल्चर है, लैंड रिफॉर्म है, इरिगेशन है, एनिमल हस्बेंड्री, बिल्कुल लोकल लेवल के जो इश्यूज हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ड्रिंकिंग वाटर है और रोड्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन है, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थोड़ा सा यूनिक है, तो उसको आप मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो 12th शेड्यूल्स में क्या क्या सब्जेक्ट है, तो अर्बन प्लानिंग है, अर्बन लैंड यूज रेगुलेशंस है, रोड्स हैं, ब्रिज है, वाटर सप्लाई है, पब्लिक हेल्थ है एंड सैनिटेशन है, लाइफ सर्विसेज है, अर्बन फॉरेस्ट्री है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, पावर्टी एलिवेशन है। तो इन स्कीम्स को वहाँ पर इंक्लूड किया गया है। देखो अर्बन फॉरेस्ट्री यहाँ पर यूनिक है, तो उसको आप मेमोराइज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट केसेस कौन कौन से एसोसिएटेड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पर किशन सिंह तोमर वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2006 का केस है ये। टाइमली लोकल बॉडी की बात कर रहा है कि टाइमली इलेक्शंस होने चाहिए लोकल बॉडीज के लिए। यहाँ पर जो प्रोविजन है वो क्या है, कंपलसरी है 5 ईयर टर्म। ठीक है। और 5 ईयर की टर्म एक्सपायर होने से पहले ये उम्मीद की जाती है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा। अगर मान लो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करवा पाता तो स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ टू सर्टिफाई हिज एक्ट कि भाई मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, कि वो ये एक ही सिचुएशन में कर सकता है कि भाई जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वहाँ पे इलेक्शन कराया जा सके। तो इस कंडीशन में स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को डिले कर सकता है। ठीक है। अदरवाइज स्टेट इलेक्शन कमीशन को विद इन 5 ईयर इलेक्शन कराना पड़ता है, एक्सेप्ट वन सिचुएशन, अगर एक साल से कम का समय रह रहा होता है, चाहे वो पंचायत है चाहे अर्बन लोकल बॉडीज, तो उस सिचुएशन में स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराना कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद जो 1981 में यूनियन ऑफ इंडिया आरसी जैन केस था, उसमें अर्बन लोकल अथॉरिटीज़ को डिफाइन किया गया था। राजेंद्र सिंह राणा केस में डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग की इम्पोर्टेंस को बताया गया है कि जो भारत की डेमोक्रेसी है उसको सर्वाइव करने के लिए आवश्यक है किसकी, कि भाई डेमोक्रेटिक वे में फंक्शंस करे और इंडियन डेमोक्रेसी और जो लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को इवॉल्व करे। ठीक है। कुछ केसेस हैं। उसके बाद जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, बेसिकली जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ये रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लोकल बॉडीज एवरी 5 ईयर। हर 5 साल के बाद जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनको ये बंदा अपनी रिपोर्ट, ये कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है इसकी अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है। ठीक है। गवर्नर अपॉइंट करता है, सच कोई क्वालिफिकेशंस यहाँ पर नहीं दी हुई हैं। जो ये डिपेंड करता है कि जो इकोनॉमिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में जो बंदे एमिनेंट वाले होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है स्टेट फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत। और स्टेट फाइनेंस कमीशन लोकल जो बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस को चेक करके गवर्नर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और उस रिपोर्ट को गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लेट डाउन करता है। ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी क्रिएट किया गया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन वन मैन इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद दिस इंस्टीट्यूशंस इंश्योर ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद है चैलेंजेस क्या कुछ आ रहे हैं लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस के सामने। तो यहाँ पर एक तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सबसे बड़ा चैलेंजेस है। एमपी जैन है, एक थिंकर है जिन्होंने कमेंट किया है कि इसमें फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रही है लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, इनको इनफ फाइनेंस नहीं मिलता जिस वजह से ये अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहता है स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, जिसकी वजह से ये जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस है ये अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी के अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी नहीं है, स्टेट जो गवर्नमेंट्स होती है उसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। ठीक है। और एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है ऑल ओवर इंडिया, यूनिफाइड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सब इस जो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसलिए आवश्यकता है कि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, साथ में जो रिप्रेजेंटेटिव है इन गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस के उनको डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड की जाए, ताकि वो जो आज के टाइम में आईटी का जो ज़माना है उस टाइम में अपने आप को इन गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्नाइज कर सके।